हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दिशांत, योर बायोलॉजी गुरु। आज का अपना जो टॉपिक है वो है बायोमोलिक्यूल यानी जीव अणु पार्ट 7। और आज के टॉपिक में अपन ओलिगोसैकेराइड को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, दे रखा है, इसके बारे में लिख रखा है। तो पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। लिख रखा है, दे आर स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स विच आर फॉर्म बाई कंडेंसेशन। ठीक है, विच आर फॉर्म्ड बाई कंडेंसेशन ऑफ 2 to 9 monosaccharides units and are biomicromolecules। ओके, और यहाँ पे कंडेंसेशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिख रखी है। तो कंडेंसेशन के बारे में लिख रखा है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल विद लॉस ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल, यूजुअली वाटर। तो ये क्या कहना चाहता है, ओलिगोसैकेराइड क्या होता है और कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है, इन दोनों के बारे में देख लेते हैं। देखो, अपन ने मोनोसैकेराइड पढ़ा था, तो लगभग मान लो ये एक मोनोसैकेराइड को रिप्रेजेंट करता है, डॉट। ठीक है, तो 2 to 9 मोनोसैकेराइड आपस में कनेक्ट होते हैं बॉन्ड की हेल्प से। ओके, और जनरली वो जो बॉन्ड होता है उसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो यहाँ पे ये एक मोनोसैकेराइड होगा, ये सेकंड मोनोसैकेराइड होगा। इन दोनों मोनोसैकेराइड को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो बॉन्ड बन रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। तो इस तरीके से लगभग 2 to 9 मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की हेल्प से कनेक्ट होती है। और जब ये मोनोसैकेराइड जो यूनिट्स हैं वापस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाती है, तो उस केस के अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। ओके, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो मॉलिक्यूल्स जब फ्यूज होते हैं, तो उसमें से यदि कोई छोटा एलिमेंट या छोटा मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकले, ठीक है ना, तो ऐसी रिएक्शन को अपन कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। और जनरली जो कंडेंसेशन रिएक्शन होती है उसमें वाटर जो है एज ए स्मॉल मॉलिक्यूल के फॉर्म में बाहर निकलता है। कुछ कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती है जिसमें अमोनिया जैसे मॉलिक्यूल भी निकलता है। लेकिन जो अपने शुगर्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, ओलिगोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड्स वगैरह, तो उसमें वाटर जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल के फॉर्म में एलिमिनेट होगा। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ओलिगोसैकेराइड लगभग 2 to 9 मोनोसैकेराइड की चेन हो सकती है। और कंडेंसेशन जो है वो जब दो मोनोसैकेराइड आपस में कनेक्ट होते हैं, तो उनके कंडेंसेशन से एक स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट होता है। और उसी रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल अपन ने यहाँ पे दे रखा है, तो इसको देखते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पे ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये ग्लूकोज की यूनिट है, ग्लूकोज। ओके, और ये भी क्या है, एक ग्लूकोज की यूनिट है। समझ आ गया। अब यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर कार्बन है, ये ग्लूकोज का सेकंड नंबर कार्बन है, ये थर्ड नंबर कार्बन है, ये फोर्थ नंबर कार्बन है, ये फिफ्थ नंबर कार्बन है, और ये सिक्स नंबर कार्बन है। ओके, इस तरीके से ये ग्लूकोज का फर्स्ट नंबर कार्बन, ये सेकंड नंबर कार्बन, ये थर्ड नंबर कार्बन, ये फोर्थ नंबर कार्बन, ये फिफ्थ नंबर कार्बन, और ये सिक्स नंबर कार्बन। इस तरीके से यहाँ पे कार्बन का रिप्रेजेंटेशन है। अब आपको पता होगा कि फर्स्ट नंबर कार्बन पे जो OH की पोजीशन होती है, ठीक है ना, OH की पोजीशन, उसके बेसिस पे अपन उसको अल्फा और बीटा फॉर्म में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर कार्बन पे OH डाउन साइड है, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, अल्फा फॉर्म हो गई, यानी ये अल्फा ग्लूकोज है। इस तरीके से यहाँ पे बात करें तो ये फर्स्ट नंबर कार्बन पे इस ग्लूकोज में भी OH क्या है, डाउन साइड है, तो ये भी क्या है, अल्फा ग्लूकोज है। जब दो अल्फा ग्लूकोज पास में आते हैं, तो फर्स्ट अल्फा ग्लूकोज का OH सेकेंड अल्फा ग्लूकोज के फोर्थ नंबर कार्बन पे प्रेजेंट OH के साथ में रिएक्शन करता है, और इसका OH और इसके OH में से H निकलते हैं दोनों बाहर, और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, और ये जो O बचा वो इसके साथ में क्या कर लेता है, यानी अल्फा ग्लूकोज के फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ क्या कर लेता है, एक बॉन्ड बना लेता है। तो आगे दे रखा है, यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर कार्बन हो गया, यहाँ पे ये फोर्थ नंबर कार्बन हो गया, और दोनों कार्बन पे प्रेजेंट OH ने कंडेंसेशन रिएक्शन शो की, जिसकी वजह से एक छोटा वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल गया, और ये जो बॉन्ड बना इसको अपन ने क्या बोला, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्लियर। अब यहाँ पे अपन देखें तो इसको अपन बोलेंगे डाइसैकेराइड।
यानी यहाँ पे दो मोनोसेक्राइड, यानी एक फर्स्ट ये वाली और दूसरी ये वाली, यानी दो मोनोसेक्राइड की यूनिट्स आपस में कनेक्ट हुई है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डाइसेक्राइड। ओके, और डाइसेक्राइड एक तरह का क्या है, ओलिगोसेक्राइड है। इस तरीके से अपन बहुत सारे सेक्राइड देखेंगे, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, पेंटासेक्राइड, इस तरीके से। ओके, आगे देखेंगे अपन। तो ये हो गया। अच्छा, इसमें ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है इसको भी अपन एक नाम देते हैं, और वो नाम कैसे देते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं बॉन्ड का। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसमें ये जो ग्लूकोज की यूनिट थी वो अल्फा ग्लूकोज की यूनिट थी, और इस बॉन्ड बनने में कौन से कार्बन यूज आ रहे हैं, फर्स्ट नंबर जो ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज है, उसका फर्स्ट कार्बन, और सेकंड जो अल्फा ग्लूकोज है उसका फोर्थ नंबर कार्बन इसमें यूज आ रहा है। तो अब इसकी बॉन्डिंग को अपन क्या नाम देंगे, तो मैं ऊपर लिख रहा हूं, इधर लिखेंगे अल्फा 1 डैश अल्फा 4 ग्लाइको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, या फिर यहाँ पे ग्लूकोज को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 4 ग्लूकोज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्लियर। या इसको ये भी कर सकते हैं कि दोनों यूनिट जब सेम हो ना, अल्फा अल्फा, तो सिर्फ एक बार अल्फा लिख करके अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, तो इस तरीके से अपन इन बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हुआ, क्योंकि ये भी अल्फा ग्लूकोज था और ये भी अल्फा ग्लूकोज था, इस अल्फा का फर्स्ट नंबर कार्बन और इस अल्फा ग्लूकोज का फोर्थ नंबर कार्बन यूज आ रहा था। तो अपन ने जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाई उसका डिस्क्रिप्शन अपन इस तरीके से दे सकते हैं। ये नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ ओलिगोसेक्राइड। तो ओलिगोसेक्राइड कितने टाइप्स के हैं, तो वो जो ओलिगोसेक्राइड के टाइप्स हैं वो उनमें प्रेजेंट मोनोसेक्राइड की कितनी यूनिट है उसके बेसिस पे। दो मोनोसेक्राइड आपस में मिलकर के ओलिगोसेक्राइड बना रहे हैं, या तीन मोनोसेक्राइड की यूनिट मिलकर के ओलिगोसेक्राइड बना रही है, या चार या पांच, कितनी बना रही है। ठीक है, उसके बेसिस पे अपन करते हैं। तो मेनली अपने 5 जो मोनोसेक्राइड की यूनिट जो मिलकर के जो ओलिगोसेक्राइड बनाती है वो अपने लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसके आगे का आपने नहीं है काम का, तो अपने 5 तक ही देखेंगे। तो जब दो मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में जुड़ती है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो उसको अपन बोलते हैं डाइसेकेराइड। ओके, और उसके कुछ एग्जांपल दे रखा है, जैसे सुक्रोज हुआ है ना, सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर के बनता है, यानी ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड होगी और फ्रुक्टोज भी क्या होगी, एक मोनोसेक्राइड होगी। तो दो मोनोसेक्राइड आपस में मिलकर के क्या बना रही है, एक डाइसेक्राइड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सुक्रोज। ओके, डिटेल में इनकी स्ट्रक्चर अपन आगे देखेंगे। इसी तरीके से अपन बात करते हैं माल्टोज की, तो दो ग्लूकोज की यूनिट आपस में मिलकर के माल्टोज बनाती है। लैक्टोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज, यानी एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का मिलकर के लैक्टोज बनाते हैं। और आपको पता है लैक्टोज को मिल्क शुगर भी बोलते हैं। हालांकि जब अपन ये चैप्टर खत्म करेंगे तो जितनी भी शुगर है उसके कॉमन नेम के हिसाब से उनको देखेंगे, लेकिन अभी इतना ध्यान रखें। फिर ट्रिहलोज है, ट्रिहलोज भी क्या होता है, ग्लूकोज, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के आपस में मिलने से होता है। ठीक है, बस बॉन्डिंग अलग अलग रहती है। तो माल्टोज भी यहाँ पे देखोगे, माल्टोज भी जो है वो दो ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना है, और ट्रेहलोज भी जो है वो भी दो ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या हुआ, इनमें होगा बॉन्डिंग का डिफरेंस, मतलब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो किन किन कार्बन के बीच में बनता है, वो यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पे तो दोनों में अल्फा के 1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखने को मिलता है, और यहाँ पे अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखने को मिलता है, बस यही डिफरेंस होता है। ओके, बाकी दोनों ग्लूकोज की यूनिट सेम रहती है। बाकी दे रखा है कि जो ट्रेहलोज होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो इंसेक्ट होते हैं उनके हीमोलिम्फ के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है वो ट्रेहलोज होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। फिर उसके बाद अपन बात करें ट्राइसेकेराइड की, तो यहाँ पे तीन मोनोसेकेराइड की यूनिट आपस में फ्यूज होगी विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो रेफिनोज इसका एग्जांपल है। और रेफिनोज में कौन कौन से मोनोसेकेराइड यूज आ रहे हैं, एक मोनोसेकेराइड आ रहा है ग्लूकोज, एक आ रहा है फ्रक्टोज और एक आ रहा है गैलेक्टोज। तो ये तीनों मिलकर के
ट्राइसैकेराइड बना रहे हैं। इस तरीके से टेट्रासैकेराइड की बात करें, स्टेक्योज, स्टेक्योज जो है वो गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, इनके मिलने से स्टेक्योज बनता है। यानी यहाँ पे दो गैलेक्टोज की यूनिट, एक ग्लूकोज की यूनिट और एक फ्रुक्टोज की यूनिट देखने को मिलती है। तो टोटल 4 मोनोसैकेराइड की यूनिट होगी। इसी तरीके से हम बात करें पेंटासैकेराइड की, तो बारबेज को जो है उसमें 2 गैलेक्टोज, 2 ग्लूकोज और 1 फ्रक्टोज, इस तरीके से टोटल 5 मोनोसैकेराइड की यूनिट देखने को मिलती है। तो ये एक टेबल हुई। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहता है वो डाइसैकेराइड रहते हैं, और इन्हीं को अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इन्हीं पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो एग्जाम्पल आगे डाइसैकेराइड पे, डाइसैकेराइड पे एग्जाम्पल आगे। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल आ रहा है वो है माल्टोज। तो देखते हैं माल्टोज कैसे बनता है। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है एनोमेरिक कार्बन, जो कार्बोनिल कंपाउंड वाला कार्बन होता है, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन वाला जो कार्बन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। ओके, और वैसे ये फर्स्ट नंबर कार्बन है, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ सिक्स्थ। ओके, नीचे लिख दिया है कि ये अल्फा ग्लूकोज है। और ग्लूकोज को अल्फा क्यों बोलो, क्योंकि यहाँ फर्स्ट नंबर कार्बन पे OH की पोजीशन डाउन है। क्लियर, इसलिए यहाँ अल्फा फॉर्म आ गई। डी फॉर्म क्यों बोला, क्योंकि ये जो साइक्लिक फॉर्म बनी है, ये डी जो लीनियर फॉर्म होती है ग्लूकोज की, डी ग्लूकोज की जो लीनियर या स्ट्रेट चेन फॉर्म होती है, उसकी उसकी साइक्लिंग यानी उसकी साइकिल बन करके ये फॉर्म बनी है, रिंग फॉर्म बनी है। यानी यूं कह सकता हूं कि जो डी ग्लूकोज की जो स्ट्रेट चेन होती है ना, उससे जो हावर्थ स्ट्रक्चर बनती है, जो रिंग फॉर्म बनती है, उस तरह का ये ग्लूकोज है, उस तरह का ये ग्लूकोज है। इसलिए इसको अपन क्या बोला, अल्फा डी। ओके, हालांकि डी फॉर्म किसके लिए यूज आती है, डी फॉर्म लीनियर चेन या स्ट्रेट चेन जो होते हैं ना मोनोसैकेराइड्स, उनके लिए यूज आता है। क्लियर। और पॉजिटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्टिकल बिहेवियर को। आपको होता है ग्लूकोज जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए पॉजिटिव साइन अपन यूज करते हैं, या स्मॉल डी साइन अपन यूज कर सकते हैं। तो ये तो हुआ इसका डिस्क्रिप्शन। क्लियर कि भाई ये क्या क्या है। वैसा का वैसा सेम सेकंड वाला है, यहाँ पे भी OH फर्स्ट नंबर कार्बन पे डाउन साइड है तो ये अल्फा फॉर्म हो गई। फिर ये भी वो लीनियर चेन से मिलकर बना है जो कि डी ग्लूकोज की चेन है, उससे ये रिंग फॉर्म बनी है, तो इसलिए इसको डी ग्लूकोज बोल दिया। और ये भी क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसलिए इस पे पॉजिटिव साइन लगा दिया। क्लियर। अब क्या होगा, इसका फर्स्ट नंबर कार्बन और इसके फोर्थ नंबर कार्बन पे जो OH ग्रुप है वो आपस में ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ है, यहाँ पे ये जो बॉन्ड देखने को मिल रहा है ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, जो कि फर्स्ट अल्फा ग्लूकोज और सेकेंड अल्फा ग्लूकोज के फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में बन रहा है। क्लियर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इससे जो डाइसैकेराइड बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, माल्टोज। तो माल्टोज दो अल्फा ग्लूकोज से मिलकर के बनता है। क्लियर। और वाटर मॉलिक्यूल कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू बाहर निकल ही गया क्योंकि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना है। क्लियर। अब इस बॉन्ड को यदि अपने को डिस्क्राइब करना हो तो अपन लिख सकते हैं अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, क्लियर। इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, अल्फा 1 ग्लूकोज डैश अल्फा 4 ग्लूकोज डैश ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर। बस कुल मिला के अपने को ये चीज ध्यान में रखनी है कि एक तो वो कौन सी यूनिट से मिलकर बन रहा है, कौन सी मोनोसैकेराइड से मिलकर बन रहा है, कौन से कार्बन उसमें यूज आ रहे हैं, कितने नंबर कार्बन है, ठीक है, और कौन सी फॉर्म है, अल्फा फॉर्म है या बीटा फॉर्म है। ये तो उसके जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को रिप्रेजेंट करने वाला जो फॉर्मूला है उसके अंदर ये तीनों चीज अपने पास आनी चाहिए, कौन सी फॉर्म है, कौन कौन से कार्बन इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है ना, और कौन सी यूनिट्स इनमें इन्वॉल्व हो रही है, और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये चीज जनरली अपन इसमें कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं लैक्टोज की। तो लैक्टोज को अपन मिल्क शुगर भी बोलते हैं, मिल्क शुगर। वो किससे मिलके बनता है, वो बनता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज। क्लियर। सबसे पहले अपन ग्लूकोज की बात करते हैं। तो
ये फर्स्ट नंबर कार्बन है, ये सेकंड नंबर कार्बन है, ये थर्ड नंबर कार्बन है, ये फोर्थ नंबर कार्बन है, ये फिफ्थ नंबर कार्बन है, सिक्स नंबर कार्बन। यहाँ पे आप देखोगे तो ये फर्स्ट नंबर कार्बन पे OH की पोजीशन क्या है, ऊपर की तरफ है। तो ये ग्लूकोज तो है, लेकिन ये ग्लूकोज की कौन सी फॉर्म है, बीटा फॉर्म है। तो ये कौन सा है, बीटा ग्लूकोज है। क्लियर। अब गैलेक्टोज ग्लूकोज से कैसे डिफरेंट होता है। गैलेक्टोज और ग्लूकोज जनरली एक जैसी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन बस इतना होता है जो फोर्थ नंबर कार्बन होता है उसमें ग्लूकोज में OH नीचे की साइड होता है, लेकिन जो गैलेक्टोज होता है उसमें फोर्थ नंबर कार्बन यानी ये वाला जो कार्बन है उसमें OH ऊपर की साइड होता है। क्लियर। तो ये चीज, ये डिफरेंस रहता है। अच्छा यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट नंबर कार्बन गैलेक्टोज का, उसमें OH ऊपर की तरफ है, और जब OH ऊपर की तरफ होता है मोनोसेक्राइड में, तो वो मोनोसेक्राइड की फॉर्म कौन सी होती है, बीटा फॉर्म होती है। तो ये जो आपको दे रखा है वो बीटा गैलेक्टोज है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, बीटा गैलेक्टोज का फर्स्ट नंबर कार्बन और बीटा ग्लूकोज का फोर्थ नंबर कार्बन पे प्रेजेंट जो OH है उनके बीच में क्या बनेगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। क्लियर। तो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे ये OH यहाँ पे था, यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे था, इन दो जगह पे था, तो इनके बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। क्लियर। यहाँ पे क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। तो फर्स्ट और फोर्थ नंबर कार्बन, तो इस लिंकेज को, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो गया, तो इस लिंकेज को अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोल सकते हैं फर्स्ट, ये यूं लिख सकते हैं बीटा फर्स्ट गैलेक्टोज, ठीक है, कॉमा बीटा फोर्थ ग्लूकोज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक। तो इससे क्या होता है, अपन जब ऐसे फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं तो इंडिविजुअली अपन बता देते हैं कि बीटा गैलेक्टोज था उसका फर्स्ट नंबर कार्बन, और बीटा ग्लूकोज था उसका फोर्थ नंबर कार्बन के बीच में क्या बना, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना। कुछ कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं बीटा 1 4, और उसी सीक्वेंस में पहला कार्बन किसका, गैलेक्टोज का, और दूसरा कार्बन किसका, ग्लूकोज का। ओके, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ऐसे भी लिख देते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन करने की अलग अलग टेक्निक्स है अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। क्लियर। तो इस तरीके से लैक्टोज बनता है। अब अपन आते हैं सुक्रोज पे। तो सुक्रोज को अपन टेबल शुगर बोलते हैं, टेबल शुगर। और जनरली जो फ्रूट्स होते हैं उनमें सुक्रोज ही होती है जनरल, इसलिए इसको फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। क्लियर। तो देखते हैं यहाँ पे ये किससे मिलके बनता है। तो यहाँ पे एक ग्लूकोज की यूनिट है और एक फ्रक्टोज की यूनिट है। ग्लूकोज में देखें तो OH फर्स्ट नंबर कार्बन पे नीचे है, तो ये ग्लूकोज कौन सा है, अल्फा ग्लूकोज है। और यहाँ पे OH जो है वो ऊपर की साइड चला गया, तो ये बीटा फ्रक्टोज है। आप सोचोगे ये वाला ग्लूकोज क्यों नहीं लिया, अपन ने कहा था फर्स्ट नंबर कार्बन पे OH होना चाहिए, और फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ ही OH ऊपर है, इसलिए ये क्या है, बीटा फॉर्म होगी। तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज में फर्स्ट नंबर कार्बन पे OH और सेकेंड नंबर कार्बन पे जो OH है उनके बीच में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये OH हो गया और यहाँ पे ये OH हो गया। क्लियर। तो फर्स्ट नंबर कार्बन का OH और सेकेंड नंबर कार्बन का OH आपस में क्या बनाता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाता है। कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर बनता है, और इस तरीके से अपने को ये स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं। ठीक है। तो सुक्रोज अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज के आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनने से बनती है। अच्छा, ये फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना। ये तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज की, तो याद रख लेना। इस तरीके से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। इसका यदि अपन रिप्रेजेंटेशन करें तो लिख सकते हैं अल्फा 1 ग्लूकोज, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, बीटा 2 फ्रक्टोज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक। तो कुल मिला के पता होना चाहिए कि कौन सी फॉर्म। कुछ कुछ इसको शॉर्ट में भी लिख देता है, शॉर्ट में अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड।
तो ये कुछ अपन ने इम्पोर्टेंट जो डाइसैकेराइड थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में देखा। इस तरीके से आप अलग अलग जितने भी डाइसैकेराइड ट्राइसैकेराइड है उनकी एक तो उनकी बॉन्डिंग को देख करके किसके बीच में ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बन रहा है और कौन सी यूनिट जो है वो उसमें यूज आ रही है, उसके हिसाब से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। यदि फॉर्मूला पता है तो आप अब कैपेबल हो इसकी स्ट्रक्चर बनाने में। क्लियर? नेक्स्ट एक नोट दे रखा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जनरली क्या होता है मैं आपको समझा, पहले पढ़ देता हूँ फिर इसको समझाता हूँ क्या लिखा है। लिखा है डाइसैकेराइड्स यानी सुक्रोज। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज है ना। इज नॉन रिड्यूसिंग, ये कैसी शुगर है? नॉन रिड्यूसिंग। तो लिखा है डाइसैकेराइड यानी सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग बिकॉज both aldehyde group of glucose and ketone group of fructose participate in formation of glycosidic bond between the two। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है कि जनरली जितने भी डाइसैकेराइड होते हैं वो रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। वो क्या होते हैं? रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या है कि वो दूसरों का क्या कर सकते हैं? रिडक्शन कर सकते हैं, यानी उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या करते हैं? कम कर देते हैं। तो रिडक्शन को मेजर करने के लिए, शुगर के रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक होता है फैलिंग टेस्ट, ठीक है, और एक होता है बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट, क्लियर? इसमें दोनों की मतलब जैसे फैलिंग टेस्ट कर रहे हैं तो फैलिंग सॉल्यूशन ले लेंगे, बेनेडिक्ट टेस्ट कर रहे हैं तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ले लेंगे। लेकिन इनका फिनोमेना एकदम कॉमन होता है। इसमें क्या होता है? दोनों में कॉपर +2 आयन होता है। ठीक है, जब उसमें शुगर डाली जाती है तो वो शुगर जो होती है वो रिड्यूसिंग नेचर की होती है, तो इस कॉपर +2 का रिडक्शन करके इसको Cu+1 में कन्वर्ट कर देता है, यानी क्यूप्रिक आयन जो है वो क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी हेल्प से? शुगर की हेल्प से। जो डाइसैकेराइड अपन शुगर लिए ना उसकी हेल्प से। तो जनरली क्या होता है कि जो डाइसैकेराइड होते हैं वो क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी फैलिंग टेस्ट में जो कॉपर और बेनेडिक्ट टेस्ट में भी जो कॉपर +2 यूज आ रहा है उसको कॉपर प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी उसका क्या कर देते हैं? रिडक्शन कर देते हैं। तो डाइसैकेराइड जो है वो इस कॉपर +2 को कॉपर प्लस में क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। इसलिए ये जो डाइसैकेराइड होते हैं वो रिड्यूसिंग नेचर की होती है। अब ये रिड्यूसिंग नेचर की क्यों होती है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि जनरली अपन जब फॉर्मूला बनाते हैं, एक लीनियर चेन फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे ये एल्डिहाइड था, ये एल्डिहाइड ग्रुप था, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन मैंने यहाँ बना दिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन बना दिए। और मैंने बताया था कि जब इस लीनियर चेन से जब रिंग फॉर्म बनती है तो 5th नंबर कार्बन का जो है वो कनेक्शन हो जाता है फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ में, है ना। तो उससे एक स्ट्रक्चर बनती है रिंग फॉर्म वाली, तो वो लगभग इस तरीके से होती है। ठीक है, ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होगी और ये ग्लूकोज का फर्स्ट नंबर कार्बन हो गया, और ये वही कार्बन है जो कि एल्डिहाइड या कीटोन वाला कार्बन होता है। बात समझ आ गई? यानी ये कार्बोनिल वाला कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन है। ठीक है, अब ये कार्बोनिल वाला ग्रुप जो है, यदि ये वाला ग्रुप फ्री रहता है, इसकी एंड फ्री रहती है, यानी ये एंड जो है वो बॉन्ड बनाने में यूज नहीं आती। डाइसैकेराइड में जो दोनों मोनोसैकेराइड की यूनिट यूज आ रही है उसमें से किसी भी एक मोनोसैकेराइड में यदि ये वाला कार्बन, कार्बोनिल कंपाउंड वाला कार्बन फ्री रहता है तो उस डाइसैकेराइड की प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग नेचर की हो जाती है, यानी वो रिडक्शन कर सकता है ना, तो वो रिड्यूसिंग शुगर होती है। लेकिन यदि अपन बात करें सुक्रोज की, जैसे ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो कार्बन है वो कैसा है? कार्बोनिल कंपाउंड वाला कार्बन है। ठीक है, और ये वाला जो है वो भी कार्बोनिल कंपाउंड वाला कार्बन है। क्लियर? ये तो था एल्डिहाइड का कार्बन और ये था कीटोन वाला कार्बन। ये दोनों कार्बोनिल कंपाउंड है और दोनों इस सुक्रोज जो डाइसैकेराइड है उसमें ये दोनों मोनोसैकेराइड की यूनिट जो है, उन दोनों मोनोसैकेराइड के दोनों कार्बोनिल ग्रुप वाले जो कार्बन है
वो क्या बना रहे हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना रहे हैं। यानी दोनों यूनिट में से कोई भी यूनिट ऐसी नहीं है जिसका एक भी कार्बोनिल जो कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप वाला जो कार्बन है वो फ्री हो। वो फ्री नहीं है, वो बॉन्ड में यूज आ रहा है। यदि ये फ्री होता तो ये फेलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट दे देता, ठीक है ना, क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस में कन्वर्ट कर देता, तब वो रिड्यूसिंग हो जाती। लेकिन यहाँ पे दोनों ही फ्री नहीं है, दोनों ही फ्री नहीं है, तो क्या हुआ, यहाँ पे ये बॉन्ड बनाने में यूज आ गए, इसलिए कैसे हो गए, अब ये क्या क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब कॉपर आयन जो है उनका रिडक्शन नहीं कर सकते, तो ये कैसी शुगर हो गई, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गई, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इन पे क्वेश्चंस आते ही हैं। क्लियर? तो ये है, जनरली जो शुगर होती है वो रिड्यूसिंग नेचर की होती है, लेकिन सुक्रोज जो होती है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। यानी अपन यूं कह सकते हैं इनएक्टिवेटेड फॉर्म में सुक्रोज रहती है। इसीलिए तो जब प्लांट के अंदर फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है, लेकिन प्लांट में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जब कार्बोहाइड्रेट को ट्रांसफर किया जाता है तो वो सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि सुक्रोज क्या होती है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है जो कि इनएक्टिवेटेड होती है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करती है, वो किसी प्लांट के पार्ट के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन के टाइम यूज नहीं की जा सकती, कंज्यूम नहीं की जा सकती, क्योंकि वो इनर्ट फॉर्म में होती है, वो नॉन रिड्यूसिंग होती है, इनएक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव फॉर्म ही नहीं, इनर्ट फॉर्म समझ लो, वो रिड्यूस नहीं हो पाती है, वो किसी के थ्रू कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, है ना। तो वो ऐसे इनर्ट फॉर्म में ही एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाती है, और जो जिस अपनी जगह पे पहुंच जाती है तो वापस से वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से अपन ने आज के लेक्चर में ऑलिगोसैकेराइड देखे, और ऑलिगोसैकेराइड में भी अपन ने डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड और पेंटासैकेराइड देखे, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स के फॉर्मूला को देखा, कैसे बॉन्डिंग बनती है, कौन कौन सी यूनिट यूज आती है, वो सारा कुछ देखा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।